इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इकोनॉमिक्स के। देखिए हम अभी पार्ट वन के वीडियो बनाए, उसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इम्पोर्टेंट मतलब पूरा क्वेश्चन का निचोड़ वही सब आने वाला है, उससे बाहर नहीं आने वाला है। उसका वीडियो अभी बनाए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 वीडियो इसका नाम देंगे, और इसमें भी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के उसके इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही सब आने वाला है, इससे बाहर नए क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पहले चैप्टर यहाँ पर है, जैसे इसमें कोरोना के समय कुछ चैप्टर को घटा दिया गया है, 2 पार्ट में बनाया गया है। जैसे आप लोगों को पता है कि एक एग्ज़ाम मई में हो रहा है और फिर एक एग्ज़ाम जून में होगा, उसमें सब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें कुछ चैप्टर दिया हुआ है, इसमें कुछ चैप्टर दिया हुआ है। तो देखिए हम चैप्टर वाइज ही कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कर रहे हैं, और जो चैप्टर से आने वाला है वही प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसे कि पहले चैप्टर यहाँ पर है, फर्स्ट चैप्टर स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें जैसे पहला प्रश्न है कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक, एक द्वितीयक और एक तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र जो प्राकृतिक से जो उत्पाद हमें मिलता है उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र से क्या मिलते हैं, मिट्टी मिलते हैं, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये सब क्या होगा प्राथमिक क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र जिसके द्वारा वस्तुओं का निर्माण या विनिर्माण किया जाता है, या औद्योगिक क्षेत्र हम बोल सकते हैं। और तृतीय क्षेत्र जिसमें वस्तुओं का सेवाएं दी जाती हैं। तो वस्तुओं की सेवाएं बैंकिंग क्षेत्र, तो बैंकिंग क्षेत्र एक प्रकार का सेवा दे रहे हैं, तो सेवा दे रहे हैं तो कौन से क्षेत्र में आएगा, तृतीय क्षेत्र। तो तृतीय क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है। कृषि तो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है, तो प्रकृति द्वारा जो प्राप्त होती है उसको क्या बोलते हैं, प्राथमिक क्षेत्र। यानी प्राथमिक क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत समस्त पूर्व भारत में किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, जब ब्रिटिश शासन था उस टाइम पे भारत में किस प्रकार की शासन थी, उस टाइम पे जमींदारों की शासन थी, मतलब जो जमींदारी होती है उसी का शासन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं हम 4 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश समय के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो ब्रिटिश समय पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी, पिछड़ा हुआ था, अर्थ सामंती थे। तो यानी ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 5 नंबर करते हैं। 5 नंबर है कि इनमें से नगद फसल कौन है। जैसे आप लोग जानते हैं कि फसल के 3 प्रकार होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, फिर नगदी फसल। तो नगदी फसल कौन है, कपास। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया। जिस देखिए जब अंग्रेजी शासन था स्वतंत्रता के पूर्व, तब कैसी शासन थी, पूंजीवादी थी। लेकिन जब स्वतंत्रता के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था कैसे बनाई गई, मिश्रित यानी इसमें पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था अभी कैसी है, स्वतंत्रता के पश्चात मिश्रित, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 7 नंबर करते हैं। 7 नंबर कि देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति कैसी थी। तो देश की स्वाधीनता के समय कृषि की स्थिति कैसी थी, बहुत पिछड़ा हुआ था, तो बहुत पिछड़ी हुई स्थिति, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, खुली हुई अर्थव्यवस्था। खुली हुई अर्थव्यवस्था मतलब दूसरे देशों के साथ भी हम अपने व्यापार को कर सकते हैं। तो खुली हुई अर्थव्यवस्था यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसे थे, अर्ध सामंत थी, गतिहीन था, अर्थ विकसित था। तो यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि निर्माण क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो अभी बात की है तो निर्माण या विनिर्माण या औद्योगिक क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में हम लोग बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 11 नंबर की किस वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। तो 1941 के वर्ष को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। तो 1941 के वर्ष को, तो 1921 कौन से है, ऑप्शन नंबर 3 में। तो 1921 को महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। अगला हम देखते हैं 12 नंबर की ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी। तो ब्रिटिश काल में भारत की जनगणना प्रथम कब हुई थी, 1881, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसकी सही आंसर है।
और स्वतंत्रता की प्रतिशत कब की गई थी? 1948 में। उसके बाद है जैसे ब्रिटिश काल, यहाँ पर प्रश्न है जो कि ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब संपन्न हुई थी? तो संपन्न हुई थी 1881 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। और स्वतंत्रता का प्रतिशत कब शुरू किए थे? 1951 में। तो यहाँ पर जैसे अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम आधिकारिक जनगणना कब हुई थी? यानी ऑप्शन नंबर 1951 अभी बात की, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि परंपरागत तकनीक में सबसे महत्वपूर्ण आगत क्या था? तो परंपरागत तकनीक में श्रम यानी लेबर, तो लेबर यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की साक्षरता दर यानी शिक्षित कितनी थी? 17%। तो 17% यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न 16 नंबर है कि वर्ष 1951 में कुल श्रम शक्ति के कृषि पर निर्भरता थी। तो कृषि पर कितना प्रतिशत लोग निर्भर थे? 72%, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 17 नंबर कि भारत में रेल का प्रारंभ शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में प्रथम रेल कब चलाया गया था? 1853। उस टाइम पे किसका शासनकाल था? लॉर्ड डलहौजी का। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर है कि सुएज नहर को परिवहन के लिए खोला गया था। मतलब सुएज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया था? तो 1869 में खोला गया था, यानी 1869 में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है कि देश की स्वाधीनता के समय कृषक का शासन किया जा रहा था। तो देश की स्वाधीनता के समय कृषक का शासन किसके द्वारा किया जा रहा था? जमींदारों के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि 1947 से 48 में व्यापार संतुलन कैसा था? तो व्यापार संतुलन उस टाइम में क्या था? 14 करोड़ रुपये, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता कब मिली थी? तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 22 नंबर की यातायात किस प्रकार के आधिकारिक संरचना का अंग है? तो यातायात क्या किस प्रकार आधारिक संरचना है? तो आर्थिक क्रिया का, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि स्वतंत्रता के पूर्व किसकी निर्यात नहीं किया जाता था? तो मतलब स्वतंत्रता से पहले किसका निर्यात नहीं किया जाता था? इंजीनियरिंग की। उस टाइम पे चाय की निर्यात किया जाता था, जूट की किया जाता था, सूती वस्त्रों की किया जाता था, लेकिन इंजीनियरिंग की नहीं किया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था? तो ब्रिटिश काल में भारत राष्ट्रीय आय गणना करने का पहला प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। उस टाइम पर देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 20 रुपये थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर कि ब्रिटिश भारत में कपड़ा उद्योग केंद्रित था। तो उस टाइम में कपड़ा उद्योग केंद्रित कहाँ पर था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 26 नंबर है कि अंग्रेजों ने भारत में आकर किस अर्थव्यवस्था को जन्म दिया? तो अंग्रेजों ने भारत में आकर अर्ध सामंतवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। तो चलिए इस चैप्टर खत्म हो गया। अब अगले चैप्टर को देखते हैं। जैसे अगला चैप्टर है आप लोगों का भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। इसमें जैसे पहला प्रश्न है कि कृषि उत्पाद का वह हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता है क्या कहलाता है उसको? तो जो कृषि उत्पाद का वह हिस्सा जो किसान द्वारा बाजार में बेचा जाता था उसको क्या बोलते हैं? विक्रय अधिशेष या विपणन अधिशेष भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि महालनोबिस का औद्योगिक विकास मॉडल किस योजना में अपनाया गया? मतलब महालनोबिस का औद्योगिक विकास कौन सी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है कि भारत में नई कृषि नीति का वास्तविक प्रारंभ कब किया गया? तो भारत में नई कृषि नीति कब लाया गया था? 1966 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आश्रित है? तो भारत में 70% लोग कृषि पर आश्रित है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 5 नंबर देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक कितनी औद्योगिक नीति घोषित हुई है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अब तक 6 बार औद्योगिक नीतियाँ घोषित किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 6 नंबर
कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था देखी जाती है। तो अभी वर्तमान के समय की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान समय में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित। मिश्रित यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर कि कृषि साख के गैर संस्थागत स्रोत क्या है। तो कृषि साख के कहाँ से गैर संस्थागत स्रोत इसको कहाँ से मिलता है, नाबार्ड बैंक से। तो नाबार्ड यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न की कृषि साख के साधन। तो कृषि साख के साधन क्या क्या है, भूस्वामी, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न की हरित क्रांति में सम्मिलित है। तो देखिए हरित क्रांति में क्या क्या सम्मिलित है, HYV बीज, कृषि यांत्रिकरण, रासायनिक उर्वरक, यानी इनमें से सभी। हरित क्रांति क्यों लाया गया था, ताकि कृषि अधिक से अधिक कृषि का उत्पादन हो। तो इसके उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि जैविक कृषि एक डैश खेती है। तो जैविक खेती किस प्रकार की खेती है, धारणीय कृषि, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 11 नंबर कि भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित किया गया था। तो भारत में पहली औद्योगिक नीति घोषित किया गया था 1948 में। तो 1948 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1950 में। 1950 यानी 1950 कब, 1950 में 15 मार्च को। तो 15 मार्च 1950 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि 13 नंबर कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब किसने की। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। चिपको आंदोलन की शुरुआत किया गया था पेड़ पौधों को बचाने के लिए, और सुंदरलाल बहुगुणा ने पौधों को चिपक कर खड़े हो गए थे और पेड़ को नहीं काटने दे रहे थे। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 14 नंबर है कि पशुपालन का अंग है। तो पशुपालन का अंग क्या है, दुग्ध उत्पादन, मवेशी जनन, मुर्गी पालन, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन खाद्यान्न नहीं है। तो 4 ऑप्शन में ऑप्शन 1 है दालें, ऑप्शन 2 है चावल, ऑप्शन 3 है गेहूँ, तो ऑप्शन 4 है गन्ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, गन्ना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसमें, अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी। तो द्वितीय औद्योगिक नीति 1956 में घोषित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगर प्राथमिक औद्योगिक नीति कब घोषित किया गया था, 1948 में। तो इसमें पूछ रहा है द्वितीय औद्योगिक नीति। तो द्वितीय औद्योगिक नीति 1956, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम 18 नंबर करते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद मतलब NDC का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 19 नंबर की दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया था। तो दूसरी हरित क्रांति का नारा दिया गया था APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसमें 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग या नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। तो वर्तमान समय में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं 21 नंबर प्रश्न की हरित क्रांति के फलस्वरूप किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई। तो हरित क्रांति के बाद कौन सी फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई, गेहूं की, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम करते हैं 22 में कि भारत में निम्नों में से किस फसल की औसत उपज प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक है। तो भारत में सबसे अधिक किस खेती की औसत उपज सबसे ज़्यादा है, गेहूं की, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 23 नंबर है कि भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि एवं इससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना है। तो भारत में के राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है, 17.6%, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 24 नंबर है। 24वें प्रश्न की 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितनी श्रेणी में बांटा गया था। तो 1956 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को तीन श्रेणी में बांटा गया था। तो 3 श्रेणी, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था, पेड़ पौधों को बचाना, हिमालय को बचाना, प्रकृति को बचाना, हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न 26 नंबर है। 26 नंबर प्रश्न है कि GDP का पूर्ण रूप क्या है। तो GDP का पूरा नाम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किसने प्रस्तुत की थी। तो पहली पंचवर्षीय प्रस्तुत की गई थी
BR अम्बेडकर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि देश में नीति आयोग कब बना? तो देश में नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। पहले योजना आयोग था और 1 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, इसलिए नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को, यानी ऑप्शन नंबर 1 2 इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 29 नंबर की हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था 1970 से 1971 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न है कि कृषि भारत की आत्मा है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया? तो ये कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जैविक खेती में प्रयुक्त होता है, तो जैविक खेती में क्या प्रयुक्त है? यांत्रिक खेती में प्राकृतिक कीटनाशक नियंत्रण है, ऑप्शन 3 नंबर। ऑप्शन 2 है पशु खाद एवं कूड़ा खाद। ऑप्शन 1 है फसल चक्र। तो जैविक खेती में सभी का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 32 नंबर है कि भारतीय कृषि की मुख्य समस्या क्या है? तो भारतीय कृषि की मुख्य समस्या क्या है? लघु में बिखरे कृषि जोत, मतलब लघु में बिखरे कृषि जोत मतलब मानते कि खेती कर रहे थे कि कोई खेत हम लोग का यहाँ पर है, कोई खेत यहाँ पर है, कोई खेत यहाँ पर है, तो उससे हमें खेती करने में दिक्कत होती है। अगर सभी खेत एक ही जगह पर होगा तो उससे खेती हम आसानी से कर सकते हैं, तो एक प्रकार ये समस्या है। दूसरी समस्या है कि कृषि पर जनसंख्या का अधिक बोझ। तीसरा समस्या है कि पुरानी तकनीक से अभी तक भी कृषि किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इनमें से सभी। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है कि टिस्को का पूर्ण रूप क्या है? तो टिस्को का पूर्ण रूप क्या था? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 34 नंबर के सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? तो सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 35 नंबर की भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी 1905 में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नवरत्न क्या है? तो नवरत्न क्या है? सार्वजनिक उपक्रम, जैसे बहुत सारे कंपनी को नवरत्न कहा गया है, तो ये सार्वजनिक उपक्रम है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 37 नंबर की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? यातायात से, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 38 नंबर है कि सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम क्या है? टाटा, जो कि एक नवरत्न कंपनी है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न 39 नंबर की MRTP अधिनियम 1969 को समाप्त करके उसके स्थान पर क्या लाया गया? तो MRTP को समाप्त करके क्या लाया गया? प्रतिस्पर्धा, अनुबंध, औद्योगिक। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 40 नंबर की भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका स्थापना किया गया था 1990 में। 1990 की कब? 2 अप्रैल 1990, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न इसमें है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब की हुई थी? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1973 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 42 नंबर है कि हस्तक्रिया की प्रधानता है, तो हस्तक्रिया कौन से उद्योग में किया जाता है? कुटीर उद्योग में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 43 नंबर है कि लघु उद्योग प्राय स्थापित होते हैं, तो लघु उद्योग कहाँ स्थापित होते हैं? तो इसका आंसर शहरी क्षेत्रों में भी हो सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, तो इसके आंसर 1 तथा 2 दोनों हो सकते हैं, लेकिन अधिकतर देखा जाता है शहरी क्षेत्रों में। तो उस अनुसार अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, लेकिन 3 भी अगर देंगे तो कुछ गलती नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न हम 44 देखते हैं कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी 1965 में, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 24 नंबर की नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 1991 में। 1991 की कब? 1991 के 24 जुलाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जैसे 4 है, यहाँ पर 24 जुलाई 1991 थी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम 46 नंबर कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी कौन सी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकीकरण प्रक्रिया अपनाई गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए वो चैप्टर भी समाप्त हो गया। अब देखते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर है 3 नंबर चैप्टर कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा।
तो चलिए इसमें प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, 1 नंबर की उदारीकरण के प्रतिकूल प्रभाव है। तो उदारीकरण का प्रतिकूल प्रभाव क्या है, कृषि संकट, लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, आय असमानता हुआ। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वैश्वीकरण का संबंध क्या है। तो वैश्वीकरण का संबंध क्या है कि दूसरे देशों के साथ भी हम अपना व्यापार कर सके, यानी अर्थव्यवस्था के खुलेपन से। तो अर्थव्यवस्था के खुलेपन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही सही उत्तर है। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी। तो विश्व व्यापार संगठन 1995 की इसका स्थापना किया गया था, जिसको WTO कहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किया गया था। तो भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब किया गया था, 1991 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि विश्व की एक बाजार के रूप में मानने का अर्थ क्या है, यानी वैश्वीकरण। मतलब विश्व के जितना भी देश है सभी देशों के साथ व्यापार करना, उसको क्या कहते हैं, वैश्वीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न 6 नंबर है कि एलपीजी नीतियों के सकारात्मक प्रभाव क्या है। तो एलपीजी नीति जो अपनाया गया तो उसका सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय पर पहचान बना, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुआ, उभरती अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई। तो इसका आंसर होगा क्या, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 7 नंबर की विश्व बैंक को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो विश्व बैंक को IBRD के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 8 नंबर है कि सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के समता हिस्सों को निजी क्षेत्रों के हाथों में बेचना क्या कहलाता है, विनिवेश, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 9 नंबर की WTO का पूर्ण रूप क्या है। तो WTO का पूर्ण रूप है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे तो विश्व व्यापार संगठन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 10 नंबर है कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था। तो भारतीय रुपये को अवमूल्यन किया गया था 3 बार, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार जाना चाहिए। तो ऑप्शन तो एक ही है, जुलाई 1991, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें 11 नंबर कि नई आर्थिक नीति 1991 को क्या कहा जाता। तो जो नई आर्थिक नीति 1991 लाया गया था उस नीति को क्या कहा जाता है, एस्टर्न नीति, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 12 नंबर की सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रण से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना जाना जाता है, क्या जाना जाता है इसको, उदारीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि फेमा के अंतर्गत, तो फेमा के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, विदेशी विनिमय के अंतर्गत प्रावधानों को उदार एवं सरल कर दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम 14 नंबर देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के आर्थिक सुधारों के संदर्भ में एलपीजी का पूर्ण रूप बताइए। तो एलपीजी का पूर्ण रूप क्या होता है, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न हम 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए निम्नों में से कौन से उपाय करने के चाहिए। तो विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, सीमा शुल्क दरों में कमी करना चाहिए, तभी हम दूसरे देशों के साथ व्यापार कर पाएंगे, नहीं तो टैक्सेस ज़्यादा ही लग जाएंगे तो हम लोग का घाटा होगा। दूसरा क्या है कि निर्यातकों को विदेशी बाजार से ऋण लेने की सुविधा मिलना चाहिए, निर्यातों को बेहतर आधारिक संरचना उपलब्ध कराना चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से सभी इसका सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है कि 16 नंबर कि अवमूल्यन का क्या अर्थ है। तो अवमूल्यन का अर्थ ये है कि अपने देश का मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में कम मुद्रा का मूल्य कम करना। तो देखिए पढ़ते हैं ऑप्शन 1 है, जैसे विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में एक मुद्रा को आधिकारिक मूल्य को कम करना, तो यही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया था। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण अपना गया था, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है इसमें 18 नंबर के कौन सा एक नई आर्थिक नीति का एक घटक नहीं है। 4 ऑप्शन इसमें है। ऑप्शन 1 है वैश्वीकरण, ऑप्शन 2 है उदारीकरण, ऑप्शन 3 है निजीकरण, ऑप्शन 4 है आयात प्रतिस्थापन। तो आयात प्रतिस्थापन की स्थापना नई आर्थिक नीति का घटक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 19 नंबर की वर्तमान में आवश्यक लाइसेंसिंग वाले उद्योगों की संख्या है। तो देखिए कुछ उद्योगों के लाइसेंस समाप्त कर दिया गया है, तो वर्तमान समय में लाइसेंसिंग वाले उद्योगों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 20 नंबर है। 20 नंबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI
के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका 4 नंबर सही उत्तर है। और कौन से नंबर के गवर्नर है? 25वें नंबर के। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 21 नंबर, देश की मौद्रिक तथा बैंकिंग नीतियों में सुधार को जाना जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर में आ रहा है, यानी वित्तीय सुधार होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 22 नंबर के निम्न में से कौन से श्रेणी को निर्यात में भारत में सर्वाधिक होती है? तो भारत में सर्वाधिक निर्यात किसका किया जाता है? हीरे जवाहरात का, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 23 नंबर के देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ मॉडल किस देश के मॉडल को ध्यान में रखकर अपनाया गया था? तो इसका मॉडल किस देश से लिया गया था? चीन के, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 24 नंबर इसमें है, प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने ऐसे उद्योग हैं जो सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित है? तो 2 उद्योग ऐसे हैं जो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत में नोटबंदी कब की गई थी? तो भारत में नोटबंदी की गई थी, जिससे आप लोगों को पता है कि 2016 में, नवंबर 2016 में। तो इसका आंसर है 2016, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि फेमा कब लागू किया गया था? तो फेमा लागू किया गया था 1 जून 2000 को। तो 1 जून 2000, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 27 नंबर के, अपने देश की मुद्रा का मूल्य विश्व के दूसरे देशों की मुद्रा की तुलना में घटने को क्या कहते हैं? अभी बात की इसको क्या कहते हैं? अवमूल्यन। तो अवमूल्यन, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 28 नंबर है कि नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता क्या थी? तो नई आर्थिक नीति की प्राथमिकता क्या थी? उत्पादन में वृद्धि हो, मानव संसाधन का विकास हो, उद्योग का विस्तार हो, यानी इनमें से सभी हो जाएगी इसके उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि उदारीकरण का दोष क्या था? तो उदारीकरण का दोष क्या था? इसमें अधिकारों की वृद्धि थी, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 30 नंबर की, किस देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को क्या कहते हैं? तो किसी देश के आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दूसरी पीढ़ी के सुधारों में होटल और पर्यटन उद्योग में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी गई थी, कितना? 100%, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 32 नंबर की, विशेष आर्थिक क्षेत्र मॉडल लागू किया गया था, कब लागू किया गया था? 2000 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33 नंबर है। 33 नंबर प्रश्न है कि सेज का अर्थ क्या है? तो सेज का अर्थ क्या है? विशेष आर्थिक क्षेत्र, SEZ, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो विशेष आर्थिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। चलिए खत्म हो गया। तो पार्ट 1 में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और पार्ट 2 में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। और तुम क्वेश्चन का निचोड़ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आने वाला, इससे बाहर आने वाला नहीं है। तो ये सभी क्वेश्चन देख लीजिएगा वीडियो को और पढ़ लीजिएगा, और सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।